हमारे बच्चे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी सिलेक्ट हुए, दिल्ली पुलिस में भी हमारा बच्चा गया है, और आर्मी में बच्चे ये जो अग्निवीर सरकार की जो योजना आई है इसके लिए कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऑफिस, एयर कंडीशन कमरे, ये सब में हम काम नहीं करते हैं। हम सीधे जाके झुग्गियों के अंदर ही काम कर रहे हैं। हम गांव में खेत के बीच में जाके काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। और उन बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई गमला दे दिया हमने पौधा लगा के, कि जब पौधा जब बड़ा हो जाएगा हमको गमला वापस अगर आप दे दोगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, खाने को केक मिलेगा। तो बच्चा 3-4 महीने उस पौधे को बहुत जतन से संभाल के रखता है, बड़ा करता है। हमारा काम इसी में हो जाता है। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। राजनीति.com में हम सिर्फ राजनीति से जुड़े मुद्दे ही नहीं उठाते, हम लोग समाज से जुड़े मुद्दे उठाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक मुद्दे को उठाने की हमने आज भी कोशिश की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे टीचर मौजूद हैं जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की, लेकिन अब वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे गरीब बच्चे जो स्लम एरियाज में रहते हैं, झुग्गी बस्ती में रहते हैं, उन लोगों की पढ़ाई का इन्होंने बीड़ा उठाया है talimsociety.org के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ अस्थाना जी। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे बताएं कि अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई, और उसके बाद आपको ऐसा, क्योंकि IIT पास करने के बाद आपको ऐसी कौन सी अचानक से कौन सा सपना आ गया कि मुझे स्लम के बच्चों के लिए काम करना है, थोड़ा बताएं। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरा मास्टर्स डिग्री फिज़िक्स में मेरा सब्जेक्ट रहा। मैंने MSc किया फिज़िक्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आगे की पढ़ाई PhD करने के लिए दिल्ली आ गया। IIT दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया। उसी दौरान कुछ कोचिंग क्लासेस पढ़ाने का मौका मिला, और फिर इसी दुनिया में मैं और ज़्यादा गहराई में चला गया। अच्छा टीचर समझा जाने लगा, बच्चों ने तारीफ़ की। IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ मैंने क्लासेस शुरू की, और फिर 2004 में, 2005 में, 2006 में मेरी किताबें आई IIT मेडिकल एंट्रेंस से रिलेटेड, इंडिया और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का एक एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड। ये हमारी किताबें आई, और वो किताबें आज भी चल रही हैं। बच्चे तैयारी करते वक्त उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोचिंग के दिनों में ही मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे, दिल्ली में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने वाले, IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले, जो बेचारे छोटे शहरों से आते हैं, जिनके पास दिल्ली में जीवन यापन करने के लिए इतना पैसा नहीं है फ़ीस देने के बाद। तो कई बार ऐसे बच्चे जिनकी फ़ीस डिले हो जाती थी, तो वो हमारे पास आके रिक्वेस्ट करते थे, सर अगले महीने फ़ीस देंगे, 2 महीने बाद देंगे। तो उन लोगों से बात करने में पता लगा कि वो पीछे से जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके मदर फादर ने ज़मीन गिरवी रखी हुई है बच्चे अपने लड़के को आगे पढ़ाने के लिए, या 2-3 लड़कियां घर पे वेट कर रही हैं कि भैया पढ़ाई कर लेगा तो उसके बाद हमारी शादी होगी। फिर ऐसे बच्चों के लिए हमने अपनी फ़िज़िक्स क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट करी। 2 बैच हमने बनाए कि ऐसे बच्चे आगे पढ़ने के लिए उनको पैसे का वो ना देखना पड़े, मुँह ना देखना पड़े, और टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये 2-3 साल करने के बाद मुझे लगा कि पैसे दे के तो टीचर कोई भी पढ़ा देगा, दिल्ली हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, जयपुर हो, कहीं पे भी पढ़ा देगा। तो वो बच्चे जिनके पास पैसे ही नहीं, उनको कौन पढ़ाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा अपना IIT लेवल से नीचे उतर के पहले 10वीं क्लास में फोकस किया, उसके बाद फिर 8वीं क्लास, उसके बाद मैं लोअर क्लासेस पे आ गया। और फिर मैंने देखा अपनी जर्नी के दौरान कि जो लीस्ट प्रिविलेज है वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास पढ़ने का कोई और साधन नहीं। अगर आप पढ़ाओगे तो पढ़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मैंने 2012 में तालीम अपनी NGO का पेपर वर्क कंप्लीट किया, हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई, और तब से हम लगातार काम कर रहे हैं रूरल चिल्ड्रन के ऊपर और स्लम चिल्ड्रन के ऊपर। स्लम चिल्ड्रंस को पढ़ाने में, उनको स्कूल तक ले जाने में
किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी स्लम में काम शुरू करना ही अपने आप में एक दिक्कत की बात है। स्लम्स ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर्स के होते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, दूसरी जगहों से आई है, यहाँ पे अमानवीय परिस्थितियों में रह रही है। कूड़ा बीनने वाले स्लम्स में हम काम कर रहे हैं, तो बच्चे से लेकर के बड़े तक कूड़ा बीनना, सेग्रीगेट अलग अलग करना और उसी के काम में दिन भर लगे हैं। इन बच्चों को अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली में कभी कोई और पढ़ा नहीं। तो इन बच्चों के पास जाने के लिए आपको पहले इनके पेरेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो जल्दी आउटसाइडर्स को एंटरटेन नहीं करते, वो इंटिमिडेट होते हैं, थोड़ा सा एक भय होता है कि एक बाहर का आदमी कोई आके हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाना चाह रहा है, गंदी जगह पे कोई क्यों आएगा, उसका क्या मतलब है आने का। 2-3-4 महीने लग जाते हैं उनके साथ एक विश्वास उनका पैदा करने में। उस दौरान हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, ख़ासतौर पे 4 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे जिनको हम पढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। उन बच्चों का सैनिटेशन के ऊपर, क्योंकि हाइजीन के ऊपर बच्चे गंदे बहुत हैं, कूड़ा बीनते हैं, बिना हाथ धोए खाना खा लिया, या तंबाकू खा रहे हैं, दांत नहीं साफ़ करते हैं सुबह उठ के, या किसी भी गंदी जगह पे बैठ के खाना खा लिया। पानी गंदा होता ही है, हवा भी गंदी है स्लम्स के अंदर, तो लंग्स की प्रॉब्लम भी है बच्चों को, बड़ों को भी है, बच्चों को भी है। ओरल हाइजीन सबसे बड़ा इशू है। तो हम 2-2.5 महीने पेरेंट्स के साथ बात करने के साथ साथ इन बच्चों के साथ न केवल हाइजीन का काम करते हैं, बल्कि अपनी हर विजिट में कुछ कभी दूध, बॉर्नवीटा, कभी फल, पूड़ी सब्ज़ी, राजमा चावल, ये सब बच्चों को देते रहते हैं। 2-3 महीने में बच्चे भी लाइक करने लगते हैं, पेरेंट्स को भी लगने लगता है कि ठीक है। और चूँकि हम काम झुग्गी के अंदर जाके ही करते हैं, जहाँ उनकी रिहाइश है वहाँ से हम बच्चों को बाहर नहीं ला रहे हैं। जिन झोपड़ियों में वो रह रहे हैं, हम भी 3-4 झोपड़ियों की जगह लेके वहीं सेंटर स्टार्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा भरोसा होता है बच्चे को भेजने में। बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि आप लोग काफ़ी उनको, क्योंकि उनको बेसिक नीड होती है, उनको पहले पेट भरना है, और भूखे भजन ना होए हरी सबसे पहली कहावत है। उनको सबसे पहले नज़र आता है कि मुझे पहले खाना खाना है, बाकी सब चीज़ें बाद में, क्योंकि बेसिक नीड है वो। क्या बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए आते हैं? देखिए, छोटा बच्चा जो भी है, कहते हैं ना कि हमने आपसे कहा 4 साल से 16 साल, 16 साल तक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं बच्चे। उनको जिस दिशा में आप मोड़ना चाहो मोड़ना आसान होता है। और ख़ासतौर पे 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा, अगर आप उसको कह दो कि ईंटें ढोनी है, तो वो शुरू में नापसंद करेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद वो उसी में मज़ा लेने लगेगा। अगर आपको कहना है कि ठेले पे बैठना है पापा के साथ, तो थोड़े दिन बाद उसको वही अच्छा लगने लगेगा। तो वैसे ही पढ़ाई के साथ साथ है। और अगर भूखे पेट भजन नहीं होता, लेकिन अगर पेट भर दो तब तो भजन हो सकता है ना। तो हम पेट भर देते हैं, फिर उसके बाद कच्ची मिट्टी है, इनको अगर पढ़ाई की ओर इंटरेस्ट आ जाए तो 100 बच्चों को अगर हम लेके चलते हैं, और अगर 50 से 60 बच्चे भी पढ़ाई की ओर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, अपने क्लास में आना रेगुलर कर देते हैं, तो हमारी जीत है वो। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात होती है कि बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का, खासतौर पर पढ़ाई का, तो वो बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले है कि बच्चे को स्कूल तक ले आओ, किसी तरह किताब खोल के देख ले। वो हम बच्चे को स्कूल तक लाने के पहले उनके रिहायशी इलाके में ही स्कूल बना देते हैं, टेम्परेरी अपना स्कूल, तालीम का स्कूल बना देते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग तरीके, जो मॉडर्न टीचिंग टूल्स जिसे कहते हैं, हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाते हैं बच्चे को लैपटॉप पे, प्रोजेक्टर पे। हम ए फॉर एप्पल सिखाने के साथ साथ एप्पल और सारे फलों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन पे हम काफ़ी काम करते हैं। मैं खुद बहुत पैट्रियोटिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा भी पैट्रियोटिक बने। फिर सामाजिक कल्याण की जो सरकार की योजनाएं हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, सिर्फ छोटों को नहीं, बड़े लोगों को भी, जो इनके माँ बाप हैं उनको भी दिखाते हैं। सफाई, स्वच्छ जीवन कैसे होता है, स्वच्छता, स्वच्छ पानी, जहाँ रहते हैं वहाँ पे आरओ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पानी को कैसे देसी तरीक़ों से सफाई करके वो पी सकते हैं। दही का उपयोग क्यों फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा करके थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फिर
ये लोग कूड़ा जलाते हैं, क्योंकि आपका कूड़ा तो ये लोग उठा रहे हैं, इनका कूड़ा तो कोई नहीं उठाएगा। जी बिल्कुल। तो सेग्रीगेट करने के बाद जो कुछ बचता है उसके कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है उस कूड़े की, तो उसको ये जला ही देते हैं। क्योंकि उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कूड़ा भी होता है, तो जो धुआं होता है वो भारी होता है, वो ऊपर नहीं उठता, तो वो 6 फीट 7 फीट की हाइट पे वो धुआं बसा रहता है, ये लोग उसी में सांस लेते हैं। तो उस धुएं को तो हम नहीं ख़त्म कर सकते। कोशिश यही करते हैं कि कमरों में वेंटिलेशन बढ़ जाए, कुछ पेड़ पौधे बढ़ जाए जहाँ रहते हैं। मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, बोगनवेलिया है, तो ये सब पौधे लगाने के लिए भी हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ, और उन बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई गमला दे दिया हमने पौधा लगा के, कि जब पौधा जब बड़ा हो जाएगा हमको गमला वापस अगर आप दे दोगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी खाने को, केक मिलेगा। तो बच्चा 3-4 महीने उस पौधे को बहुत जतन से संभाल के रखता है, बड़ा करता है, हमारा काम उसी में हो जाता है। एक जो बहुत बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्राइम से लेकर के और दूसरी चीज़ें, नशा, प्रोस्टिट्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जो स्लम से ही निकलती हैं, और इन स्लम्स में इन सब चीज़ों से एक तरह से उनको जागरूक करना लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इस चैलेंज से किस तरीके से निपटते हैं, खासतौर पे क्राइम और जो ये नशा है? देखिए, नशा तो एक ऐसा अपराध है जो गरीब लोग जब करते हैं तो नज़र में आता है ज़्यादा। बाकी अच्छे अच्छे घरों में, बड़ी सोसाइटीज़ में रेव पार्टीज भी होती हैं, फार्म हाउसेज में पार्टीज होती हैं, वहाँ पे फैशन समझा जाता है। लेकिन वहाँ पर सप्लाई भी यही लोग करते हैं ना? सप्लाई, देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कौन सप्लाई करता है, लेकिन जो वो नशे का प्रकार भी अलग होता है, वो ड्रग्स अलग होते हैं। ये लोग के पास तो उन ड्रग्स के पैसे नहीं होते। ये हमारा जो नशा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तंबाकू, गुटखा, नशीली पदार्थ जो भी हैं, या देसी शराब, इन सब की बहुत आयत है कि पैसा कम है लेकिन शौक तो है, तो सस्ते नशे की ओर ये लोग जाते हैं। हम छोटे बच्चों को देखते हैं प्रिंटर की इंक सूंघते हैं, स्पिरिट वगैरह से भी स्पिरिट सूंघते हैं, मिट्टी का तेल पीते भी देखा हमने लोगों को, पेट्रोल पीते भी देखा लोगों को। तो ये नशा है, अफीम है, चरस, गांजा, तो कहाँ से आपूर्ति होती है हमें नहीं मालूम, लेकिन दिखता है कि हो रहा है ऐसा। हम लोग कोशिश करते हैं कि ना हो, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। रही बात प्रोस्टिट्यूशन की या मॉलेस्टेशन, सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं, मॉलेस्टेशन, एब्यूज़, फिज़िकल भी, मेंटल भी, फिर बड़े सारे और भी दिक्कतें हैं। बाइसिंग बहुत ज़्यादा है, जेंडर बाइसिंग बहुत ज़्यादा है, देन कास्टिज्म है। हम आपको बताएं, हम गाज़ियाबाद के गांव में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे पूरा बड़ा गरीब तबका था, 250 करीब बच्चे थे। तो उन बच्चों के साथ काम करना इसलिए दिक्कत होने लगा हमारे लिए, क्योंकि कहने को सब गरीब थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ये भावना थी कि हमारी जाति इस बच्चे की जाति से ज़्यादा ऊंची है, तो हमारा बच्चा इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ेगा। खाने को फाके हैं, लेकिन उसके बाद भी जाति जो है वो प्रायोरिटी है उनकी। तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे 2 अलग अलग बैच बनाने पड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें एक जाति के बच्चे एक तरफ बैठते थे, दूसरी जाति के दूसरी तरफ बैठते थे। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। राजनीतिकरण तो हो गया, लेकिन जो शिक्षा की ओर सशक्तिकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और अशिक्षित लोगों का राजनीतिकरण होना भी हमारे देश के लिए मेरे ख्याल से अच्छी बात है। 2012 में आपने बताया आपने शुरुआत की थी तालीम सोसाइटी जी, और अब लगभग 11 साल हो चुके हैं जी। इन 11 सालों में आप कहाँ तक पहुँच पाए? किस किस राज्य में अब तक आपकी जो शाखाएं हैं वो बन चुकी हैं? हमने दिल्ली में काम किया है, हमारे अलग अलग प्रोग्राम हैं। हम सिर्फ छोटे बच्चों पे काम नहीं करते हैं, हम लोगों ने बड़े बच्चों के साथ भी काम किया है। वो बच्चे जो गरीब हैं, 12वीं तक किसी तरह बेचारे पढ़ गए, उसके बाद या तो नौकरी नहीं लगी या किसी छोटे मोटे नौकरी में लग गए हैं, उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स या बैंक की तैयारी कराई ग्रेजुएशन करने के साथ साथ। हमारे बच्चे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और कई सीएस के पास भी काम कर रहे हैं, बिग बाज़ार में भी हमारी लड़कियां काम कर रही थी। तो हमारा मेन फोकस होता है आफ्टर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया तो
कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको लगेगा कि पढ़ाई बेकार है। हाँ, अगर और 8वीं 10वीं तक बच्चा अगर पढ़ गया तो जो बच्चा कूड़ा बीनता था या ठेला लगाता था, वो 10वीं तक अगर पढ़ गया तो उसके बाद वो ठेला लगाने के काबिल नहीं रहा, उसको वहीं छोड़ दिया तो वो आगे बढ़ने के काबिल भी नहीं रहा। तो ऐसे बच्चे अपराध की ओर या बड़े अपराधियों के लिए बड़े गोल्डन कैच होते हैं, क्योंकि उनको रेडीमेड एक वर्क फोर्स मिलती है जो जिनसे वो काम निकाल जो सकते थोड़ा हैं। बहुत एजुकेटेड भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो और चैलेंज भी नहीं कर सकते कहीं पे, तो इसलिए इनके रोजगार के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमने दिल्ली में काम किया, 4-5 जगह पे हमने काम किया। वसंत कुंज में हम अब काम कर रहे हैं, हमने सीलमपुर में, जाफराबाद में, निज़ामुद्दीन में, बदरपुर बॉर्डर पे काम किया हुआ है। हमारे गाज़ियाबाद में 2 गांव में हम काम कर रहे हैं। देन नोएडा में हमारे 2 झुग्गियाँ हैं जहाँ पे कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। मोदी नगर में हम कूड़ा बीनने वाली लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, जिनको जो बड़ी हो गई हैं लेकिन कूड़ा बीनती हैं, तो उनको हम सिलाई का काम सिखा रहे हैं। और ऐसा ही काम हम लोग जालंधर में कर रहे हैं। लखनऊ में हम लोग, चूँकि मैं लखनऊ का ही हूँ, तो लखनऊ में भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम करने का जो पॉपुलेशन है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, वो लीस्ट प्रिविलेज ही रहती है। हम लोअर मिडिल के साथ भी काम नहीं कर रहे हैं। हम जो बिल्कुल ही समाज के सबसे निचले पायदान पे लोग खड़े हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे ऐसे रहे आपके जिनको देख करके आपको लगता है कि हाँ हम अपने काम में सफल हो रहे हैं? कोई भी बच्चा, सफलता का जो मापदंड है उसको आप किस तरीके से देखते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर कोई बच्चा हम लोगों के टच में आता है और वो तंबाकू खा रहा है और 1 साल के बाद वो तंबाकू छोड़ देता है, ये भी हमारी सफलता है। या कोई बच्चा जो दांत नहीं मांजता है या नहाता नहीं है हफ्ते भर, अगर वो रोज़ नहाने लगे, गाली बकना बंद कर दे, वो भी हमारी सफलता है। तो हमारी सफलता के हिसाब से देखें तो हम लोग 100% सक्सेस रेट पे चल रहे हैं। लेकिन अगर एजुकेशन के हिसाब से देखें तो अगर हम किसी बच्चे को जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता था, अगर वो 5 साल भी हमारे साथ पढ़ जाता है, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी सफलता का मापदंड है। 5 साल पढ़ने के बाद और एक अच्छे एनवायरनमेंट के बाद अगर वो किसी और काम में भी जाता है तो उस काम को बेहतर करने लगता है। जैसे हमने कुछ बच्चों को काफ़ी समय तक सिखाया कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना, कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकना, या रोज़ नहाना है, या तंबाकू नहीं खानी। उस बच्चे ने अपने घर जाके भी अपने माँ बाप को भी वही बोलना शुरू किया। तो कुछ समय बाद ऐसा चेंज हमने देखा कि उनके माँ बाप ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया जैसा उनके बच्चे ने कहा उनको। सौरभ जी, 2012 से लेकर अब तक 11 साल का समय बीत चुका है। कई सारी आपकी रुकावटें आई होंगी आपके काम में, लेकिन आपने हार नहीं मानी। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट आई थी 2020 में, जब कोविड का काल शुरू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था देश भर में क्या दुनिया भर में हुआ था। और ऐसे में कई स्कूलों में भी ऐसा शुरू हो गया था कि घर से ही पढ़ाई करनी है ना। तो ये तमाम चीज़ें हुई थी। आप किस तरीके से काम कर रहे थे उस समय? 2020 के मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो 2-3 दिन 4 दिन तो बड़े दिक्कत में बीते थे हम, और हमारा पूरा स्टाफ भी घर पे ही बंद गया था। फिर हमने दिल्ली में डीसीपी ऑफिस में अप्लाई किया, मेरा कर्फ्यू पास बना, और पुलिस ने बड़ा सहयोग किया। कुछ सीनियर नेता थे, उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, और हमने काम शुरू किया। सबसे पहले उस वक्त माइग्रेशन पीक पे था, लोग दिल्ली छोड़ के बाहर जा रहे थे। तो हमने पढ़ाने के अलावा पढ़ाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता था उस वक्त। हमने खाने के पैकेट और गरीब लोगों के खाने के ऊपर काम किया काफ़ी, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस जो थी वही छोड़ के जा रही थी दूसरे, क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन थी ज़्यादातर। काफ़ी लोग नहीं भी गए, लेकिन 50-50 आप मान के चलो, 50% वापस जाने लगे, तो नौकरियां छूटी लोगों की। लेकिन जब थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, 1-1.5 महीने बाद माइग्रेशन जिनको करना था माइग्रेट कर चुके, उसके बाद फिर ये हुआ कि ये लॉकडाउन तो भाई लंबा चलेगा, तो अब इनकी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया एजुकेशन सेक्टर पे, व्यापार के अलावा। तो अब स्कूलों ने तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी। हम लोग जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिन बच्चों के साथ, उनके पास तो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं।
फिर हम लोगों ने थोड़ा सा समय लगा, 15-20 दिन कोशिश की, ये पता किया कि हमारा कोई एक पूरी फैमिली बिहार चली गई, कोई बंगाल में है, कोई उड़ीसा में है, कोई झारखंड में है। तो उन जगहों पे उन लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी से, किसी से बात करके जितनों से हो पाया, ग्राम प्रधान के पास अगर फ़ोन था तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हम लोग क्लास करेंगे 1 घंटे, आप अपना फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करने दे दो, आपने बस हमारा लेक्चर स्टार्ट करवा देना है, बच्चे बस आके बैठ जाएंगे, छुएंगे नहीं फ़ोन। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिमोट एजुकेशन पे काम किया। और जो दिल्ली के आसपास के इलाके थे वहाँ पे अपने वॉलंटियर से कह के, कुछ परोपकारी लोग होते हैं उनसे बात करके, उन लोगों के तक पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, फ़ोन ये पहुंचवाए। कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कि भाई इंटरनेट का खर्चा वो उठा लेंगे, नया जियो का सिम या वोडाफोन का सिम, जिसकी कनेक्टिविटी उस एरिया में अच्छी हो, वो उसका कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन भी बड़े मायने रखते थे। किसी ने अपने घर की जगह दे दी कि भाई 10 बच्चे हमारे बरामदे में पढ़ लेंगे, हम वो प्रोजेक्टर ऑन कर देंगे, बच्चे उस पर आपका लेक्चर अटेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जितना कर सकते थे उतना किया। और दिल्ली में हम वसंत कुंज में पढ़ा रहे हैं, फुटपाथ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हर बच्चा मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा था। 1-1 मीटर की दूरी पे बच्चा बैठ के, हमने जब थोड़ा लॉकडाउन में ढील हो गई तो अपने बच्चों को बुलाया, उनके जहाँ पर अगर फुटपाथ पे वो आके पढ़ सकते हैं तो फुटपाथ पे हमने पढ़ाया, पार्क में आके पढ़ सकते हैं तो वही 1-1 मीटर की दूरी पे बच्चों को बैठा के। और जो हमारी टीचर होती थी, तो पहले वो 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर बैठती थी, फिर ये हुआ कि नहीं 15 बच्चों में एक टीचर, क्योंकि बच्चा दूर दूर बैठ रहा है। तो हमने अपनी पढ़ाई का काम कंटिन्यू किया और भगवान का, ईश्वर का की कृपा है कि हम कर ले गए। और माइग्रेशन, जो बच्चे माइग्रेट कर गए थे उसमें से भी ज़्यादातर वापस आ गए और वापस हमारे शिक्षा केंद्रों पे आके उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपका जो ये काम करने का तरीका है, किस तरीके से आप लोगों का ये पूरी स्ट्रैटेजी चलती है आपकी, किस तरीके से, किस चरण में काम होता है? जैसे पहले तो आप तक, आपके सेंटर तक पहुंचा बच्चा पढ़ने के लिए, उसके बाद क्या होता है? क्योंकि यहाँ तो ये तो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, आगे किस तरीके से करते हैं ताकि बच्चा जो है ऐसी जगह पहुंच पाए जहाँ पर मान्यता उसको मिल सके उसकी पढ़ाई? 1 साल तक हाइजीन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और एलिमेंट्री एजुकेशन देने के बाद हम लोग आसपास के मान्यता प्राप्त स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में इन बच्चों को एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं और खुद भी प्रयास करते हैं। और इनमें से जितने बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे स्कूल में टिके रहें, क्योंकि इस तबके के साथ ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। बच्चे किसी भी बिना पे स्कूल छोड़ देते हैं। तो सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराने से हमारा काम नहीं समाप्त होता, ये स्कूल में बने रहें, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। और जो बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं पा पाते, वो फिर से 1 साल की तैयारी पे आ जाते हैं, या उनके पेरेंट्स को की इच्छा अगर नहीं है स्कूल भेजने की, तो हम या तो प्रोत्साहित करते हैं, वरना कोशिश करते हैं कि वो 8वीं 9वीं क्लास तक पढ़ें, फिर हम ओपन से उनको 10वीं और 12वीं का इम्तिहान दिलवाएं। क्या इससे आगे भी आप लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चा हायर एजुकेशन में जाए या फिर किसी कंपटीशन का पार्ट बने, उसको क्रैक करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम स्लम्स के बच्चों को लेकर चल रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करके कंपटीशन तक जाने का सिलसिला 15 साल का लगता है। 12वीं क्लास, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, तो 15 साल 16 साल लगते हैं। उसके बाद 1 साल तैयारी। तो ये जर्नी जो है, एक बच्चे को 0 से उठा के कंपटीशन में ले जाना और सेलेक्ट कराना, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है। जो बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी 12वीं कर चुके हैं, 10वीं के ऊपर हैं, उनके साथ काम करना इस मामले में ज़्यादा आसान होता है। और कंपटीशन तैयारी कराने की हम कराते तो हैं, लेकिन इन बच्चों के पास संसाधनों की कमी है। हमारे पास आके थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास न जगह है न समय है, तो थोड़ा सा चैलेंज रहता है। लेकिन तैयारी करने का एक फ़ायदा ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी उनके लिए थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं। हमारे निज़ामुद्दीन की कुछ लड़कियां
TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में नौकरी पाई। एक्चुअल में उन्होंने तैयारी की थी इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर कोर्स की और बैंक की, लेकिन जब TCS में एंट्री ओपन हुई तो हम लोगों ने उन लड़कियों को वहाँ भेजा और उन लोगों की चूँकि तैयारी अच्छी थी तो उनका सिलेक्शन हुआ। और अब वो लोग एक होता है एंट्री लेवल, फिर लेवल 1, अब वो लेवल 2, अगले 1-1.5 साल बाद वो टीम लीडर बन जाएंगी। तो ये हमारी सफर। क्या कोई गवर्नमेंट जो ये कॉम्पिटिशंस होते हैं उनमें भी कोई बच्चा आपका क्रैक किया? बच्चे भरते हैं, हमारे बच्चे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी सिलेक्ट हुए, दिल्ली पुलिस में भी हमारा बच्चा गया है, और आर्मी में बच्चे जो अग्निवीर सरकार की जो योजना आई है इसके लिए कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये इनमें कुछ बच्चे हमारे देश पे सीमा पे जाके काम करेंगे, हमारे लिए गर्व की बात होगी। बढ़िया बात है सर। ये जो आप कर रहे हैं इसके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ खर्चा होता होगा, क्योंकि आपका जो ये निरंतर प्रयास चल रहा है ये फ्री में तो नहीं चल सकता है। पॉकेट से आप कितना लगा लेंगे पैसा? क्या इसके लिए आपको कोई फंड करता है? क्या गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिलता है? शुरू में तो हमने अपना पर्सनल खर्चा ही किया इसमें, क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हो और चूँकि आप अपने काम को आप ही बिलीव कर रहे हो, कोई और बिलीव नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो शुरू में लेकिन मुझे करना था ये काम, तो मैंने अपना पैसे जो बचाए हुए थे थोड़े बहुत वो इसमें लगाए। फिर मेरे वो स्टूडेंट, चूँकि मैं IIT और मेडिकल के बच्चों को तैयार करता था, और वो बच्चे जो नौकरी पा गए, BTech कर गए या MBBS कर चुके थे, उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि उनका बिलीव मेरे ऊपर एज ए टीचर रहा। फिर जब काम करते हुए 2-3 साल हो गए तो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ के आसपास के लोगों ने थोड़ा सा सहयोग करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि हम ईमानदारी से वाकई में एक ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, तो लोगों ने थोड़ा सहयोग करना शुरू किया। फिर कुछ कॉरपोरेट से हमने टाई अप किया, तो उन लोगों ने बच्चों का खाने पीने का और स्टेशनरी का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर सपोर्ट किया। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने, कुछ भारत की कंपनीज़ ने, कुछ कोविड के वक्त तो स्पेशल वर्ल्ड बैंक ने भी हमें सपोर्ट किया, लेकिन वो सिर्फ सैनिटेशन और फूड के लिए था। तो हमारी पढ़ाई के ऊपर कुछ कॉरपोरेट्स ने काम किया। कोविड के दौरान 2-3 साल सरकार के जो फंड थे CSR एक्टिविटीज़ के, वो प्राइम मिनिस्टर केयर में गए, और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि सरकार जिस व्यापक पैमाने पे गरीबों के लिए राशन और अस्पतालों का इंतज़ाम कर रही थी, तो वो बड़ी एक व्यवस्था के लिए ज़रूरी था। हम लोग तो अपना काम चला रहे थे। अब फिर से हमने अप्लाई किया है कुछ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत, और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा कुछ। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, आप बताना चाहें हमें? आपने तो सब कुछ तो पूछ ही लिया, लेकिन हम अपनी ओर से बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऑफिस, एयर कंडीशन कमरे, ये सब में हम काम नहीं करते हैं। हम सीधे जाके झुग्गियों के अंदर ही काम कर रहे हैं। हम गांव में खेत के बीच में जाके काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारे पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन लोगों से या अपना सेल्फ का या मेंबर्स का आता है, हम इसी पे लगा रहे हैं। और सही मायने में काम अगर करना है इन लोगों के साथ, तो आपको इसी लेवल पे ही उतर के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। जो जहाँ पे है उसको वहाँ से विस्थापित तो ये हो ही चुके हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अब वहाँ से वो और विस्थापित होके पढ़ने कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे, ये वहीं पे काम करेंगे। जो जहाँ पे रहता है वहीं पे ठेला लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जहाँ रह रहे हैं वहीं पे ही आप उनको सुविधा दोगे तो ये आपकी सुविधा का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हमने ट्रैवल कराया इन बच्चों को पढ़ने आने के लिए, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हम जो आपने नहीं पूछा था वो यही पूछा, नहीं ये चीज़ नहीं पूछी थी आपने। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा खर्चा है वो मिनिमम है, और काफ़ी सारे अच्छे लोग मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, समय समय पे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। किसी भी लेवल पे हमें कंट्रीब्यूट, एक रुपए का शैम्पू का सैशे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ऐसा करने वाले लोग आते रहते हैं। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबको धन्यवाद है हमारी ओर से। हम काम कर रहे हैं करीब
4000 बच्चे हमारे पास इस वक्त हैं जुड़े हुए हमसे। हम कोशिश करते हैं कि सहयोग मिलता रहेगा तो इस 4000 के आगे 1 शून्य या 2 शून्य और लग जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो हम इस देश को समर्पित करते हैं। जय हिंद। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हमारे देश का युवा समझदार बहुत है, लेकिन थोड़ा सा हमने युवाओं के साथ ही काम किया। मेरी जो प्रोफेशनल टीचिंग रही वो कॉलेज स्टूडेंट के साथ ही रही, तो युवाओं के साथ मैं बहुत करीब से जुड़ा रहा। इन युवाओं का मेरा एक ही संदेश है कि भाई आप आगे जाके अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी जगहों पे काम करते हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होकर मत रह जाइए। आपके अच्छी मेहनत का, आपकी कमाई का, आपके जो भी अर्निंग है उसका कुछ परसेंट भारत के निर्माण में ज़रूर जाना चाहिए, समाज के निर्माण में ज़रूर जाना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड पढ़ लिया, कमा लिया, अपने बारे में ही सोचते रहे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ ना कुछ योगदान समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में आना चाहिए। महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण के लिए आपका कोई सुझाव हो तो? एजुकेशन या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, महिला सशक्तिकरण और महिला सुधार सिर्फ 2 ही तरीक़ों से आ सकता है, जब उनके हाथ में फाइनेंशियल पावर हो। क्योंकि हम जिन महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं उनका, वो दिन भर बेचारी काम भी करती हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाती हैं, लेकिन उनके घर का माहौल ऐसा है कि तब भी वो पीड़ित हैं। या जलंधर में या यूपी में हमारे पास कई ऐसी लड़कियां आई कि हम 2000 रुपये कमाते हैं, अगर हम 5000 रुपये कमाने लग जाए तो घर पे कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो हमारा घर पे से बढ़ जाएगा, हमारी विचारों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो महिला सशक्तिकरण सिर्फ 2 ही चीज़ों से आ सकता है, महिला को अपने राइट्स पता हो, महिला के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर एजुकेशन प्रॉपर है तो स्टेबिलिटी भी आएगी, राइट्स भी पता लगेगा। सौरभ जी, हमारे इस पोर्टल के लिए, हमारे इस प्रयास के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका राजनीति.com आपका पोर्टल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे इसके पहले भी कई लोगों से आपके पोर्टल के बारे में पता लगा था। आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे आना हुआ। जो आपके फाउंडर मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं, मोहित क्वात्रा जी हैं, ये लोग निष्पक्ष काम कर रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, और सिर्फ राजनीति के ऊपर नहीं बल्कि राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। सिर्फ राजनीति के ऊपर बात करने से काम नहीं चलने वाला। जो हमने देखा है वो सारे मुद्दे, जैसे समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, ये वो मुद्दे हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो आपने सही मायनों में राजनीति.com में आप सिर्फ राजनीति नहीं, राजनीति को इम्पैक्ट करने वाले मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे काम करते रहें, ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। तो साफ तौर पर सौरभ अस्थाना जी का यही कहना था कि ये इस समय समाज के उस स्तर के लिए काम कर रहे हैं जो अब तक अनदेखी का शिकार रहा है, और शिक्षा के बारे में, शिक्षा की अहमियत ये इसलिए भी बेहतर जानते हैं क्योंकि ये खुद एक टीचर हैं। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने उस समाज को शिक्षित कर दिया तो कहीं ना कहीं एक बेहतर बदलाव समाज में आने वाले समय में ज़रूर आ पाएगा। फिलहाल आज के इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।